हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी। आज मैं इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिस पर आज चर्चा करने वाला हूँ। और ये टॉपिक है मौद्रिक नीति के उपकरण या साधन, है ना। मौद्रिक नीति एमपीपीएससी मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन था हॉकिश मौद्रिक नीति के बारे में ना। हॉकिश मौद्रिक नीति के बारे में क्वेश्चन पिछले बार पूछ लिया गया है 2 मार्क्स में। हॉकिश मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने की काफी संभावना है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर हम पहले फोकस कर लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ये बहुत कॉमन रहता है सभी में। इसके प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है 2 मार्क्स में। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से पिछले बार पूछ लिया गया है 2024 के मेंस में। फिर इसके उपकरण जो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, साधन, और लास्ट में निष्कर्ष बताना है। इसके अलावा भी जो है इसमें चीजें आ सकती है एग्जाम में, है ना। जैसे इसके प्रभाव आपको पूछ सकते हैं, सरकारी पहल है, सुझाव है, चुनौतियां हैं, ये भी जो है इसमें आ सकती है। लेकिन आज के लेक्चर में हम जो है इन बिंदुओं पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन जो है काफी प्रभावी बनाना होता है। अगर आपको जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। लॉन्ग क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स में जो है क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें फिर आपको इंट्रोडक्शन अपनी तरीके से लिखना है। इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि बाजार में मुद्रा के प्रसार को विनियमित करके देश की आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक एवं साख नीति जारी की जाती है। भारत में यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत प्रति 2 महीने के अंतराल से जारी हो रही है। ठीक है, कौन जारी कर रहा है? आरबीआई, है ना। आरबीआई जारी करता है और इसके लिए जो अधिनियम है उसको कहते हैं आरबीआई अधिनियम, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसके तहत ही जो आरबीआई की स्थापना हुई है 1935 में। तो इस अधिनियम के तहत हमारे यहाँ पर आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। हालांकि जो है अभी इसकी जो समीक्षा है वो मौद्रिक नीति समिति द्वारा की जा रही है। 2016 में एक कमेटी बनी है मौद्रिक नीति समिति, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। उसमें 3 सदस्य जो है आरबीआई के होते हैं, उसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है, बाकी 3 सदस्य जो होते हैं वो सरकार की ओर से होते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति जो है अभी ये काम नॉर्मली कर रही है। तो मौद्रिक नीति समिति जो है इसके द्वारा जारी की जाती है। वही मैंने जैसे बताया है, इसका खास पर्पज क्या होता है? देश की आर्थिक गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करना, और इससे जो है क्या होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो है मेंशन इंट्रोडक्शन में आपको करना है ना। बाजार में मुद्रा के प्रसार का विनियमन करके देश की आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक एवं साख नीति जारी की जाती है। भारत में यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत प्रति 2 माह के अंतराल से जारी की जा रही है। उर्जित पटेल समिति 2014 में गठित की गई थी। तो इस समिति की सिफारिश पर जो है प्रति 2 माह से ये मौद्रिक नीति जारी हो रही है। इसके पहले यानी 2014 के पहले 3 माह के अंतराल से ये मौद्रिक नीति जारी हो रही थी। अभी 2 माह के अंतराल से जारी हो रही है। अभी जो है दिसंबर में 5 दिसंबर को ये नई नीति आ गई है। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुए हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। मतलब आरबीआई जो है इस अधिनियम के तहत ये नीति जारी करता है
जिसका पर्पज होता है देश की आर्थिक गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करना और इससे आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता कायम रह सके। ये जो है आपको पहले पैरा इंट्रोडक्शन में बताना। फिर इसका मीनिंग है, इसमें क्या होता है ना, मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति एक ऐसा उपकरण है, मौद्रिक नीति एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आरबीआई ब्याज दरों पर नियंत्रण स्थापित करके, ब्याज दरों पर नियंत्रण स्थापित करके मुद्रा के प्रसार का विनियमन, वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता तथा उच्च विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये जो है आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग बताना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, मौद्रिक नीति एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से आरबीआई ब्याज दरों पर नियंत्रण करके बाजार में मुद्रा का विनियमन, कीमतों में स्थिरता तथा उच्च आर्थिक विकास की प्राप्ति का प्रयास करता है, उच्च विकास की प्राप्ति का प्रयास करता है ना। ये इस तरीके से इसका मीनिंग आपको बताना है। ये हो गया। और ये इसको हम ऐसे डायग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं। मीनिंग के बाद मौद्रिक नीति है, ब्याज दरों का निर्धारण होता है, बैंक और ब्याज दर, बैंक तथा ब्याज दरों का निर्धारण होता है। बाजार में मुद्रा के प्रवाह का विनियमन होता है, यानी कम ज्यादा, विनियमन यानी कम ज्यादा, कभी ज्यादा रखना होती है प्रवाह, सर्कुलेशन मुद्रा का, कभी कम रखना होता है ना। तो इसी के जरिए अगर मुद्रा का प्रवाह बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा। मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा तो मुद्रास्फीति की स्थिति निर्मित हो जाएगी। मुद्रा का प्रवाह कम होगा तो मंदी की स्थिति आ जाएगी, है ना। मुद्रास्फीति यानी महंगाई की स्थिति पैदा हो जाएगी कब, जब मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा। मंदी की स्थिति कब होगी, जब मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा मार्केट। तो इस तरीके से इन दोनों को बैलेंस करके जो है आरबीआई को चलना पड़ता है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी ना हो पाए और मंदी की स्थिति न भी निर्मित हो पाए। तो ये इस तरीके से आपको इसके अर्थ के वहां पर ये डायग्राम बताना है। इसके बाद फिर प्रकार है कठोर मौद्रिक नीति। इसको जो है डोविश कहा जाता है, डोविश मौद्रिक रुख ना, ये नरम मौद्रिक नीति है, सॉरी, नरम मौद्रिक नीति को डोविश बोलते हैं, कठोर मौद्रिक नीति को हॉकिश मौद्रिक रुख बोला जाता है। इस तरीके से ये है डोविश और हॉकिश। जैसा मैंने बताया था कि इसका क्वेश्चन मेंस 2024 में पूछा गया, एमपीपीएससी मेंस। हॉकिश मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। नरम मौद्रिक नीति इसके नाम से जैसे क्लियर हो रहा है। एक्चुअली ये जो नाम है डोविश और हॉकिश, ये जो है
विचारकों के नाम पर, अर्थशास्त्रियों के नाम पर जो है ये दोनों नाम रखे गए। ठीक है, तो नरम मौद्रिक नीति क्या है? नरम मौद्रिक नीति जो है इसमें जो क्या करते हैं, इसमें गतिविधि, इसमें क्या गतिविधि की जाती है? इसमें जो है जो बैंकिंग दरें हैं उनमें कमी की जाती है। बैंकिंग दरों में कमी, बैंकिंग दरों में कमी, बैंकिंग दरों में कमी जो है इसके माध्यम से की जाती है। ठीक है, बैंकिंग दरों में कमी का प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव, इसका उद्देश्य तो देखेंगे, उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये होता है कि ऋण लेने को प्रोत्साहित करना, और बाजार में जो है चूंकि मुद्रा का प्रवाह कम हो गया तो उसमें वृद्धि करना, ये जो है इसका पर्पज होता है ना। ऋण लेने को प्रोत्साहित करना, बैंकिंग दरों में जब कमी कर दी जाती है तो लोग ज्यादा उधार लेते हैं क्योंकि ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं ना। बैंकिंग दरों में कमी करने का जो असर होता है ये होता है कि बैंक जो है, जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो अपनी जो इंटरेस्ट है, ब्याज दर है, वो घटा देते हैं। ब्याज दरें जब कम हो जाएंगे तो लोग ज्यादा उधार लेंगे, है ना। तो ऋण लेने को प्रोत्साहित करना, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना, है ना, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना, ये जो इसका खास उद्देश्य है। तो बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा तो इस समय इसका प्रभाव क्या होगा? मंदी पर नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि मंदी की स्थिति होती है तब ऐसा करना होता है, मंदी पर नियंत्रण। मार्केट में मुद्रा का जो प्रवाह कम हो जाता है तो मंदी की स्थिति निर्मित हो जाती है। अभी हम इस पर बात करेंगे, आगे इस पर चर्चा होगी, कैसे मंदी होती है उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो नरम मौद्रिक नीति जो होती है उसका खास जो मकसद होता है वो होता है मंदी को कंट्रोल करना। मंदी कब होती है? जब मार्केट में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रवाह को बढ़ाने के लिए बैंकिंग दरें जो है आरबीआई कम कर देता है। इससे जो है जो अन्य बैंक हैं वो जो है अपनी जो ब्याज दर है वो कम कर देते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि बैंक दर कम हो गई है तो अन्य बैंक भी अपनी ब्याज दर घटा देते हैं। इससे लोग ज्यादा उधार लेते हैं, ज्यादा जब उधार लेंगे तो जो है मुद्रा का प्रवाह मार्केट में बढ़ जाएगा, है ना। इससे जो है मंदी की स्थिति में कंट्रोल आ जाएगा। अभी मंदी और मुद्रास्फीति पर हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, इसकी गतिविधि क्या है? इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कठोर का मतलब होता है बैंकिंग दरों में वृद्धि करना। गतिविधि आरबीआई बैंकिंग दरों में वृद्धि कर देता है। आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग दरों में वृद्धि कर देता है ना। मतलब ये स्थिति कब की है? जब मुद्रा स्फीति की स्थिति निर्मित हो जाती है। बैंकों बहुत ज्यादा जब प्रसार हो जाता है मार्केट में तो मुद्रा स्फीति हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग दरों में वृद्धि कर देता है। इससे जो है ब्याज दरें भी बढ़ जाती हैं। ब्याज दरें बढ़ जाने से जो है मुद्रा का जो प्रसार है, ऋण लेने की जो प्रवृत्ति है, खर्च है, वो सब कम हो जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य ऋणों तथा खर्चों को हतोत्साहित करना, है ना, और मुद्रा के प्रसार को, बाजार मुद्रा के प्रसार को कम करना।
बाजार में मुद्रा के प्रसार को कम करना, है ना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट में जो मुद्रा का प्रसार कम हो जाएगा तो इससे इसका प्रभाव ये होगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आ जाएगा, यानी महंगाई पर नियंत्रण आ जाएगा। मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। ये अब यहां पर थोड़ा सा हम आगे समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मंदी की स्थिति क्या होती है, कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी हो गया है। देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार, यानी बाजार में मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा प्रसार। जब मार्केट में मुद्रा का प्रसार ज्यादा होगा, सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य कम होगा, इससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य कम होने का मतलब होता है मुद्रा की क्रय शक्ति कम होना, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होना, है ना। मुद्रा का मूल्य कम होने का मतलब ये नहीं कि 20 रुपए का जो नोट है वो 10 रुपए में चलेगा, या 50 रुपए का नोट 20 रुपए में चलेगा, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्रय शक्ति कम हो गई, यानी क्रय करने की क्षमता, वस्तुओं को खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई है। यानी जो वस्तु पहले हमें 10 रुपए में मिलती थी, अब वही वस्तु हमें जो है 20 रुपए देने में मिलेगी, यानी ज्यादा जेब ढीली करना पड़ेगी। कुल मिला के ये इसका मतलब होता है। तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो वस्तुओं की कीमतों की ठीक विपरीत होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, वस्तुओं की कीमतों की अपोजिट होती है। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है, इसका मतलब है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है ना। इसका मतलब है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मतलब है महंगाई में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि, ये जो है मुद्रास्फीति का प्रभाव। इस तरह से मुद्रास्फीति होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो बैंकिंग दरों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई। इसका ठीक अपोजिट हम कर देते हैं तो उसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन और मुद्रा संकुचन को कहते हैं डिफ्लेशन। उसका इंपैक्ट होता है मंदी, रिसेशन। ठीक है, तो मुद्रा संकुचन का है मतलब मुद्रा, बाजार में मुद्रा का सर्कुलेशन कम होना, बाजार में मुद्रा का सर्कुलेशन या प्रसार, सर्कुलेशन या प्रसार कम होना, इसको बोलते हैं संकुचन, है ना। मुद्रा संकुचन मतलब मुद्रा की कमी हो गई है, सर्कुलेट कम हो रही है, प्रसार या प्रवाह कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका असर क्या होगा मुद्रा पर, मुद्रा का मूल्य जो है इसमें बढ़ जाता है। जब मार्केट के ये नियम है, इकोनॉमिक्स का नियम है, मार्केट का नियम है कि जो वस्तु मार्केट में ज्यादा होगी उसकी कीमत कम होगी, मार्केट में जो वस्तु कम होगी उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो चूंकि सर्कुलेशन कम हो रहा है तो मुद्रा का जो मूल्य है
वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुद्रा का मूल बढ़ना या उसमें वृद्धि होना, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि, खरीदने की क्षमता में वृद्धि। मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि। मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो गई, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो क्रय शक्ति बढ़ती है। मैंने बताया था कि क्रय शक्ति, मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो वस्तुओं की कीमतों की ठीक विपरीत होती है। क्रय शक्ति बढ़ गई है तो कीमतें कम हो जाएंगी। यह है वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाएगी। वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं मंदी। यही मंदी है। और इससे फिर क्या होता है, इससे बेरोजगारी फैलती है। बेरोजगारी क्यों फैलती है, मंदी हो गई है यानी कीमतें कम हो गई हैं। जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक वर्ग है, उनको जो है उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, आगे फिर उत्पादन कम कर देते हैं, उत्पादन को घटा देते हैं। अब उत्पादन उनको ज्यादा नहीं करना है, 50% उत्पादन करना है, तो 50% जो लोग काम पर लगे हुए हैं, जो टोटल काम पर लगे हुए हैं, उनमें से 50% लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो मंदी का जो दुष्परिणाम है वो है बेरोजगारी। मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन का दुष्परिणाम होता है मंदी, मंदी का दुष्परिणाम होता है बेरोजगारी, और बेरोजगारी का दुष्परिणाम होता है गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। मंदी को इंग्लिश में रिसेशन बोला जाता है। जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है वस्तुओं की कीमतों में, तब वो मंदी की स्थिति निर्मित होती है। मंदी महंगाई से ज्यादा घातक। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं ये कहते हैं कि अगर आपको विकास चाहिए है तो महंगाई सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। विकसित जो देश हैं वो विकसित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर महंगाई है। आप मंदी के चलते विकास नहीं कर सकते हैं। विकास करना है तो आपको महंगाई सहन करना पड़ेगी। महंगाई होती है बहुत ज्यादा नहीं, महंगाई मतलब मुद्रास्फीति का जो एक कंफर्ट लेवल जोन है इंडिया के लिए 5 to 5.5%, 5 से 5.5% जो है मुद्रास्फीति भारत के लिए अच्छी है। ये आरबीआई ने बताया है। आरबीआई ने भारत के लिए जो मुद्रास्फीति का कंफर्ट लेवल जोन बताया है वो 5 से 5.5% होना चाहिए। इससे ना तो व्यक्तियों को कोई नुकसान होगा ना ही अर्थव्यवस्था को होगा। वैसे 3 से 6% तक जो महंगाई है मुद्रास्फीति वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो महंगाई ज्यादा अच्छी है मंदी से, क्योंकि महंगाई अगर होगी तो उत्पादक वर्ग जो है और ज्यादा उत्पादन करेगा, लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। सरकार, उत्पादन ज्यादा होगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, इससे जो है विकास को बढ़ावा मिलता है। तो महंगाई ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके साधनों की, है ना। साधन, उपकरण क्या है, यानी किन उपकरणों के माध्यम से सरकार, आरबीआई द्वारा इसको मुद्रास्फीति का संचालन, मौद्रिक नीति का संचालन किया जाता है। तो टोटल जो है 2 टाइप से इनको हम बांट देते हैं, परिमाणात्मक, गुणात्मक। परिमाणात्मक इसको कहते हैं इंग्लिश में क्वांटिटेटिव, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब ये क्वांटिटी पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं, है ना। जो मौद्रिक जो नीति है उसके माध्यम से आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था पर, ये जो मौद्रिक बैंकिंग दरें हैं उन पर नियंत्रण रखता है, साख पर नियंत्रण रखता है। तो उसमें 2 तरीके अपनाए जाते हैं, एक है परिमाणात्मक, एक गुणात्मक। परिमाणात्मक मतलब मात्रा पर नियंत्रण, परिमाण यानी मात्रा, क्वांटिटी। गुणात्मक यानी क्वालिटी पर नियंत्रण, मतलब इसमें आरबीआई ये डिसाइड करता है कि इतना ही जो है उधार देना है बैंकों को। बैंकों को ज्यादा उधार नहीं देना है ना। ज्यादा उधार देंगे तो उधार वापस मिलेगा नहीं, बैंक दिवालिया हो जाए। तो इसमें देखा जाता है कि बैंक ज्यादा उधार नहीं दे, इस तरह का नियंत्रण आरबीआई बैंकों पर रखता है, उसको बोलते हैं परिमाणात्मक यानी क्वांटिटी। गुणात्मक में देखा जाता है कि बैंक उस व्यक्ति को उधार दे जो उसको चुका सके, उस व्यक्ति या फर्म या कंपनी
को उधार दे बैंक, जो उसको वापस कर सके। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बैंक जो है फर्म, जो ग्राहक है, उसकी औकात दे करके उधार दे। मतलब उसकी कितनी इनकम है, कितना खर्च है, कितनी उसकी सेविंग हो रही है, जो लोन दिया जा रहा है उसकी जो ईएमआई है, वो ईएमआई जो है वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा मंथली, ये सारी चीजें देख करके जब उधार दिया जाता है उसको कहते हैं गुणात्मक, यानी गुणवत्ता पर इसमें ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। तो ये इस तरीके से ये दो तरीके हैं। फिर इसमें परिमाणात्मक को दो भागों में बांटा गया है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक के अंतर्गत आता है बैंक दर, इसमें बैंक दर है, सीआरआर है, एसएलआर है, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अल्पकालिक में रेपो रेट आता है, रेपो दर, इसको REPO लिखा जाता है, रीपरचेजिंग ऑप्शन, है ना। फिर इसका अपोजिट होता है रिवर्स रेपो दर। फिर एक आता है MSF दर, MSF दर। फिर आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना। तो ये है चार हैं। इसके बाद गुणात्मक के अंतर्गत जो आते हैं उसमें प्रचार है ना, प्रचार, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख का राशनिंग। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गुणात्मक। इंपॉर्टेंट ये है, यहां से क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में, जैसे एसएलआर को लेकर के क्वेश्चन बना है। एसएलआर की जो न्यूनतम सीमा 25% है उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आया था कि कितनी सीमा थी, इसको खत्म किया गया, 25% उसमें आंसर था। एक बार खुले बाजार की क्रियाओं का क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, एसएलआर का क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। खुले बाजार की क्रियाएं 2 मार्क्स में मेंस में पूछा गया है, ठीक है। बाकी ये दरें पूछी जाती हैं और इनकी जो वर्तमान जो रेट है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इन पर हमें आगे चर्चा करना है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके बाद सबसे इसमें आता है बैंक दर, ना, परिमाणात्मक के अंतर्गत बैंक दर। बैंक दर एक तरीके से क्या ब्याज दर होती है ना। जैसे हमारा बैंक हमें जिस दर से उधार देता है उसको हम बोलते हैं ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। वही स्थिति जो है जब आरबीआई और अन्य बैंकों के बीच होती है तो उसको बैंक दर बोल दिया जाता है। यानी आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर से दीर्घ अवधि के लिए उधार देता है उसको हम कहते हैं बैंक दर। लेकिन इसमें जो है कोई भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है ना। सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना जरूरी नहीं होता है। बिना सरकारी प्रतिभूतियों के गिरवी रखे जो है इसमें आरबीआई बैंकों को उधार देता है। तो वो जो दर है, जिस दर से उधार देता है उसको हम बैंक दर कहते हैं। यही जो है बैंक दर ब्रिटेन में, अमेरिका में इसको फेड रेट कहते हैं। फेड रेट, फेड रेट क्यों कहते हैं? वहां का जो केंद्रीय बैंक है उसको फेडरल बैंक कहा जाता है। तो फेडरल बैंक द्वारा जो रेट वसूला जाता है उसको फेड रेट कहा जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण रहती है। पूरे वर्ल्ड में जो है फेड रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये है बैंक दर। यानी बैंक दर क्या है? वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई अन्य बैंकों को बिना कुछ कोलेटरल, बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखे जो दीर्घकाल के लिए उधार देता है उसको हम कहते हैं बैंक दर, ठीक है। पहले जो है बैंक दर मेन दर हुआ करती थी, मुख्य नीति हुआ करती थी, मौद्रिक नीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। जब से रेपो रेट आई तब से जो है रेपो रेट जो है मुख्य
नीति हो गई है अब, है ना। तो बैंक दर हो गया। इसके बाद आता है CRR। CRR इसको कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षण अनुपात। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षण अनुपात, CRR शॉर्ट में इसको लिखते हैं। इसका जो उल्लेख है RBI एक्ट, RBI अधिनियम 1934 में किया गया है। यह एक ऐसा फंड होता है, CRR क्या है, एक ऐसा फंड है जिससे अनुसूचित बैंकों को RBI के पास हमेशा रखना होता है और वो उनकी कुल जमाओं का होता है। वो जमाएं कितनी होंगी RBI डिसाइड करता है ना। तो CRR एक ऐसा फंड होता है, ऐसा अनुपात होता है जिसे जो है सभी अनुसूचित बैंकों को RBI के पास हमेशा रखना होता है डिपॉजिट, और वो जो अनुपात होगा वो RBI डिसाइड करेगा। और ये जो है स्टार्टिंग में 3 से 15% तक हुआ करता था। 3 से 15%, 3 से 15% मतलब उसकी बैंक की कुल जमाओं का 3 से 15% हुआ करता था। 3% की जो राशि है ये 2006 में समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ये न्यूनतम सीमा है ना, 3% की न्यूनतम सीमा है, इसको समाप्त कर दिया गया। अधिकतम लिमिट अभी 15%। तो ये CRR है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, इसे SLR का क्वेश्चन आ चुका है यहां से। लेकिन इस डिपॉजिट्स पर RBI द्वारा बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट या नहीं दिया जाता, कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी फंड होता है। इसके एवज में ही जो है RBI द्वारा अन्य बैंकों को कुछ सुविधाएं, उधार वगैरह उपलब्ध कराता है। तो ये हो गया CRR, इंपॉर्टेंट है CRR। अभी 3% के आसपास चल रहा है, अभी हम उसके आगे बात करें। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आता है SLR। SLR इसको कहते हैं साविधिक तरलता अनुपात, है ना। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो इसको इंग्लिश में कहा जाता है SLR को। और इसका जो उल्लेख है कहां पर मिलता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अभी हमने CRR पढ़ा, उसका उल्लेख RBI एक्ट 1934 में, इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में है। इसमें क्या होता है, इसमें अनुसूचित बैंकों को अपने पास एक फंड रखना होता है हमेशा, और वो फंड उसकी कुल जमाओं का होता है ना। वो फंड कितना होगा, वो फंड RBI डिसाइड करता है। वो फंड जो है 25 से 40% तक हो सकता है जमाओं का। तो इसको जो है RBI ने 25% की जो न्यूनतम सीमा है उसको 2007 में समाप्त कर दिया है। यही क्वेश्चन एक बार प्री में पूछ लिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये 25% की जो न्यूनतम सीमा थी उसको हटा दिया गया। अब अभी 18% इसको कर दिया गया, जब से 18% ये काफी समय से, ठीक है, 2007 में ऐसा किया गया है। तो ये है SLR, मतलब ये एक ऐसा अमाउंट है, ऐसा फंड होता है जिसे अनुसूचित बैंकों को अपने पास रखना होता है ताकि संकटकालीन परिस्थितियों में उसका उपयोग हो सके। इसलिए जो है RBI उनको कहता है कि भाई इतना फंड तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। और ये जो है तरल मुद्रा के रूप में रखा जाता है। तरल मुद्रा मतलब नगद है, गोल्ड है और अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियां, इन रूपों में जो है बैंक को मुद्रा या फंड रखना होता है। इसको बोलते हैं तरल रूप में, तरल मुद्रा। तरल मुद्रा मतलब ऐसी मुद्रा होती है जो बहुत जल्दी प्रवाहित हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है, उसको बोलते हैं तरल। जैसे पानी तरल है तो बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो सबसे तरल मुद्रा जो है कैश होती है, नगद। तो नगद, गोल्ड और अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जो है सावधिक तरलता अनुपात जो है बैंकों को अपने पास रखना होता है हमेशा हमेशा के लिए, है ना। इसके बाद आता है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं,
खुले बाजार की क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार में, खुले बाजार में क्रय विक्रय करता है। सरकारी प्रतिभूतियों का आरबीआई द्वारा खुले बाजार में क्रय विक्रय करता है। ये क्यों करता है? तरलता को, मुद्रा के प्रवाह को, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जाता है ना। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचने का काम जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो अब इसमें आपको ये समझना है कि सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय कब करेगा, क्रय कब करेगा, है ना। सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना। तो जब तरलता ज्यादा होगी, तरलता अधिक होने पर, तरलता अधिक होने पर तरलता अधिक होने पर सरकार क्या करेगी? सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करती है। तरलता ज्यादा है तो पैसे निकालने का काम किया जाएगा, तो उसमें क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूतियां जो है उनका विक्रय करेगा, यानी उनको बेच देगा। बेचने से क्या होगा? कुछ धनराशि जो है आरबीआई को मिल जाएगी, इससे तरलता कम हो जाएगी, है ना। तो इसमें ऐसी स्थिति में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय यानी बेचना। जब तरलता कम है तो पैसे डाले जाते हैं, तरलता कम होने की स्थिति में, कम होने पर, तरलता नहीं है मतलब मुद्रा का प्रवाह कम हो गया मार्केट में, तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ाना है, यानी मार्केट में पैसे ज्यादा आएंगे तो आरबीआई क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूतियां जो है मार्केट में जो है उनका विक्रय कर लेगा, यानी उनको क्रय कर लेगा, उनको खरीद लेगा। इससे क्या होगा? सरकारी प्रतिभूतियां खरीद करके जो है मुद्रा मार्केट में डाल देगा आरबीआई, ठीक है। तो कम होने पर सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करना है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या क्रय, ये तो इस तरीके से इसको कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से मुद्रा का जो प्रवाह है बाजार में उसको नियंत्रित किया जाता है। एक अच्छा साधन जो है इसको माना जाता है, सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से, क्रय विक्रय के माध्यम से ऐसा वो करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर ये आती हैं। हाँ, रिवर्स रेपो दर प्रवाह हम इसके बात करेंगे। रेपो दर, रेपो दर क्या होती है? रेपो दर जो है उसमें जो अन्य बैंक हैं जब आरबीआई से उधार लेते हैं अल्प समय के लिए, तो उस उधार पर जो रेट जो है आरबीआई द्वारा वसूला जाता है ब्याज का, उसको हम कहते हैं रेपो रेट, रेपो दर, है ना। आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर से अल्प समय के लिए उधार देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। सरकारी जो प्रतिभूतियां उनको गिरवी रख करके ही जो है आरबीआई इस तरह का उधार अन्य बैंकों को प्रदान करता है। तो वो इंटरेस्ट होता है, वो दर होती है जिसको हम कहते हैं रेपो रेट, है ना। आरबीआई जो है जिस दर से अन्य बैंकों को अल्प समय के लिए उधार देता है, सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार देता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं, है ना। ये काफी प्रभावी दर है। इसके बाद आती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये इसका अपोजिट होती है, इसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? क्योंकि इसमें आरबीआई इंटरेस्ट चुकाता है ना, अन्य बैंकों द्वारा जो अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा रखी जाती है,
उन जमाओं पर आरबीआई द्वारा जो इंटरेस्ट देता है जिस दर से, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी रेपो रेट में जो है आरबीआई इंटरेस्ट वसूलता है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई इंटरेस्ट चुकाता है अन्य बैंकों, है ना। तो अन्य बैंक जो है आरबीआई के पास जो अतिरिक्त जमाएं रखते हैं, उन जमाओं पर आरबीआई जिस दर से ब्याज चुकाता है बैंकों को, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। दोनों अपोजिट काम करते हैं। इसके बाद आता है एमएसएफ दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना, इसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको 2011 से स्टार्ट किया गया है ना। इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 2011 से हुई है। और इसमें क्या होता है कि संकट की स्थिति में अगर बैंक के पास अचानक नकदी का संकट पैदा हो जाता है, आपातकालीन परिस्थिति में बैंक को अचानक नकदी की कमी हो गई है, तो उसको पूरा करने के लिए यहां से जो है उधार बैंक को मिल जाता है आरबीआई से रातों रात, ओवरनाइट इसको कहते हैं, रातों रात उधार मिलता है, यानी अत्यंत कम अवधि के लिए उधार मिलता है। ठीक है। और इस उधार पर जो इंटरेस्ट आरबीआई द्वारा वसूला जाता है उसको कहते हैं एमएसएफ दर। ये 2011 में टोटल जो मांग था उसका 1% वो ले सकता था उधार, 2013 में इसको बढ़ा के कर दिया गया है 2%, यानी अभी जो है 2% उधार आरबीआई से उधार ले सकता है। अत्यंत अल्प समय के लिए होता है और बहुत ज्यादा संकट की घड़ी है तब ये जो है उधार आरबीआई से लिया जाता है। इसके बाद ये नई दर है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एसडीएफ दर स्थायी जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा दर। ये 2014 से स्टार्ट हुई है उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर इसको स्टार्ट किया गया है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि कुछ गिरवी बिना रखे जो है आरबीआई से जो है उधार बैंक ले सकते हैं। अंतर यह है, जैसे बैंक दर में कुछ भी रखना नहीं पड़ता है, सरकारी प्रतिभूतियों को रखना नहीं पड़ता, कोई कोलेटरल रखना नहीं पड़ता है। तो एसडीएफ की सुविधा यही है कि इसमें जो है बिना कुछ गिरवी रखे आरबीआई जो है अपनी बैंक जो है अपनी जमाएं रखते हैं, है ना। बैंकों द्वारा अतिरिक्त जमाएं जो है आरबीआई के पास रखी जाती हैं, उसमें कुछ गिरवी नहीं रखने की जरूरत होती है, और उस पर जो है उन जमाओं पर आरबीआई द्वारा जो इंटरेस्ट दिया जाता है जिस दर से, उसको एसडीएफ दर कहते हैं, है ना। एक बार फिर से, एसडीएफ जो दर है ये नई दर है, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया। और इसमें ये होता है कि अन्य बैंकों द्वारा आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त नकदी, अतिरिक्त जमाएं रखी जाती हैं, इसके बदले में अन्य बैंकों को कोई गिरवी नहीं रखना है। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में गिरवी रख करके ही ये सब हो सकता है, इसमें बिना गिरवी रखे जो है अपनी जमाएं आरबीआई के पास अन्य बैंक रखते हैं। तो आरबीआई जो है उन जमाओं पर अन्य बैंकों को जो इंटरेस्ट देता है जिस दर से, उसको एसडीएफ दर कहा जाता है। यानी इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना नहीं है, कोई कोलेटरल गिरवी नहीं रखना है, बिना उसके जो है ये सुविधा बैंकों को मिल जाती है। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये अलग अलग रेट मैंने बताए हैं। नई जो मौद्रिक नीति अभी जारी हुई है 5 दिसंबर 2025 को जो है जारी हुई है, तो इसमें जो रेट डिसाइड किए गए हैं उसके बारे में बता रहा हूं। बैंक दर 5.5% है, 50% है। एमएसएफ दर सेम है, 5.50% यही है। सीआरआर 3% है। एसएलआर 18% है, इसमें लंबे समय से यही चल रहा है। रेपो रेट 3.25% है ये, और इसको अभी 2026 में, फरवरी 2026 में इसको 3% करने का चल रहा है। रिवर्स रेपो
दर ये हो जाएगी 3.35%। MSF दर ये है 5%। तो ये रेट जो है इस समय वर्तमान में है, ये है ना। आरबीआई द्वारा अभी जो मौद्रिक नीति जारी की गई दिसंबर में, तो उसमें ये रेट दर्शाए गए हैं। तो ये यहां तक पूरा हो जाता है। और इसका प्रभाव देखिए क्या होता है। बैंकिंग दरों में कमी का प्रभाव क्या होगा, वृद्धि का क्या प्रभाव होगा। बैंकिंग दरों में कमी से जो है मुद्रा का जो प्रवाह है वो बढ़ जाएगा, है ना। बैंकिंग दरों में कमी से जो है, बैंकिंग दरों में कमी से ब्याज दरों में कमी हो जाएगी। ब्याज दरों में कमी हो गई। ब्याज दरों में कमी हो गई तो ग्राहकों द्वारा बैंकों से अधिक उधार लेना। इससे क्या होगा, बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा। मुद्रा का प्रवाह बढ़ना। प्रवाह बढ़ना, है ना। तो प्रवाह बढ़ जाएगा मुद्रा का। इससे क्या होगा, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी और मंदी की स्थिति पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, है ना। मंदी की स्थिति पर मंदी पर नियंत्रण, ये है जब बैंकिंग दरों में कमी कर दी जाती है, तब ऐसा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा कमी कर देने से क्या होगा, फिर मुद्रास्फीति की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो जो आरबीआई है वो सब ध्यान रख करके जो है सारी चीजें उसको करना होती है। अब यहां पर है कि बैंकिंग दरों में वृद्धि अगर कर दी जाती है तो उसका असर क्या होगा। बैंकिंग दरों में वृद्धि करने से बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज दरों में वृद्धि जब हो जाएगी तो ग्राहकों द्वारा बैंकों से उधार कम लिया जाए। बैंकों से उधार कम लिया जाएगा। ग्राहकों द्वारा बैंकों से उधार कम लेना। जब उधार कम लिया जाएगा तो क्या होगा, बाजार में मुद्रा का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। बाजार में मुद्रा का प्रवाह यानी सर्कुलेशन कम होना। इसका असर क्या होगा, इसका असर जो है ये होगा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, है ना। तो अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो बैंकिंग दरों में वृद्धि की जाती है। अगर मुद्रा संकुचन की यानी मंदी की स्थिति है तो उससे बैंकिंग दरों में कमी की जाती है ना। महंगाई पर नियंत्रण, महंगाई पर ये स्थिति है। इस तरीके से इसके प्रभाव मैंने बता दिए हैं। इसमें किसी एक पर्टिकुलर दर को लेकर के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बैंक रेपो रेट में वृद्धि करने से क्या मतलब होगा, रेपो रेट में वृद्धि करने का मतलब यह हुआ कि बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को,
तो जब बैंकों को ज्यादा ब्याज आरबीआई को देना है तो वो खुद इंटरेस्ट ब्याज दर बढ़ा देंगे, ब्याज दर बढ़ाएंगे तो लोगों को चूंकि ज्यादा ब्याज देना है तो उधार लोग कम लेंगे, उधार जब कम लोगे तो मुद्रा का सर्कुलेशन मार्केट में कम हो जाएगा, इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी अगर रेपो दर में वृद्धि की जाती है। वही चीज जो है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का असर होता है, ये सीआरआर का होता है, ये एसएलआर का होता है, सभी का असर सेम है। जितनी भी हमने दरें पढ़ी हैं उन सभी का असर जो है एक जैसा होता है। तो ये पूरा हो गया इस तरीके से। लास्ट में हम जो इसका निष्कर्ष लिखते हैं तो मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति जो है इस प्रकार मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रख करके और जो भी अर्थव्यवस्था है उसको विनियमित इसके माध्यम से किया जाता है और इसके माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति को समृद्ध बनाने का काम किया जाता है ना। मंदी और महंगाई इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जा रहा है ना। तो मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण ऐसा साधन है जिसके जरिए जो है मंदी और मुद्रास्फीति यानी महंगाई दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जो है देश के विकास को, देश की स्थिरता, देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है ये इसका कंक्लूजन बताना है। तो इस तरह से पूरा हो जाता है टॉपिक और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।